नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारी इस बेहद खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आतंक का ट्रिपल अटैक, जी हां, हम बात कर रहे हैं पिछले एक महीने की। मध्य प्रदेश में आतंक का ट्रिपल अटैक हुआ है, या फिर कहें कि ट्रिपल अटैक की साजिश को एटीएस और एनआईए ने विफल कर दिया है। लेकिन भोपाल, जबलपुर और दमोह में सामने आई यह घटनाएं मात्र एक संयोग है, या फिर तीनों का कोई आपस में कनेक्शन है? क्या वाकई में एमपी अब इस्लामिक कट्टरपंथियों की गिरफ्त में है? क्या एमपी में धर्मांतरण की कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या हिंदुस्तान को 2050 तक पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी है, जो कि एमपी से शुरू हुई है? क्या एटीएस और एनआईए यदि खुलासा नहीं करती तो एमपी में एक बड़ा हमला होने वाला था? ये सारे वो सवाल है जिनकी पड़ताल करना बेहद जरूरी है, और आज की इस खास पेशकश में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस खास पेशकश आतंक का ट्रिपल अटैक में सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिरकार ये घटनाएं हैं क्या, ये खुलासे हैं क्या, कौन कौन से वो शहर हैं जो कि इस अटैक की जद में है, और आतंक का ये पूरा मॉड्यूल किस तरह से काम कर रहा है। और ये समझने के लिए सीधे चलते अपने एक्शन रूम में हमारी सहयोगी जया के पास। जी जया। बिल्कुल, तो देखिए, आतंक का ट्रिपल अटैक, ललित, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश, जिसे शांति का टापू कहा जाता है, यहाँ पर अचानक से आतंकी गतिविधियां क्यों हो रही हैं? क्यों आखिर संदिग्ध आतंकी यहाँ से पकड़े जा रहे हैं, और कौन कौन से शहर इसकी जद में है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो संदिग्ध आतंकी अलग अलग जगहों से, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से पकड़े गए हैं, कौन कौन से बड़े शहर उनके निशाने पर थे। भोपाल, जबलपुर और दमोह, इसके अलावा और भी कई बड़े शहर, लेकिन सबसे ज्यादा नजर भोपाल, जबलपुर और दमोह के इन शहरों पर संदिग्ध आतंकियों की थी, जिन्हें निशाना बनाने की तैयारी वो कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, भोपाल की अगर बात करें तो यहां से पिछले दिनों HUT, हिज़्ब उत तहरीर के उन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया था, जिन्हें पकड़ने के बाद एनआईए की टीम ने कई बड़े खुलासे किए थे। धर्मांतरण का खुलासा हुआ था, इसके साथ ही हिंदू से मुस्लिम बनाने की दिशा में ये जो संदिग्ध आतंकी थे वो आगे बढ़ रहे थे। जिन हिंदू युवतियों से इन्होंने विवाह किया था, उन्हें भी मुस्लिम बनाया। भोपाल से संदिग्ध आतंकी का खुलासा हुआ था। जबलपुर का हम रुख करें, जबलपुर जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, देश का सुरक्षा तंत्र, मध्य प्रदेश का सुरक्षा तंत्र, यहां इसे दहलाने की साजिश ये संदिग्ध आतंकी कर रहे थे। जबलपुर, यहां से भी महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे में जबलपुर पर इन संदिग्ध आतंकियों की नजर थी। सबसे महत्वपूर्ण शहर जो कि इन संदिग्ध आतंकियों के निशाने पर था, दमोह का हम रुख करें। दमोह का इसीलिए क्योंकि दमोह इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। क्यों? इसीलिए क्योंकि दमोह में जो गंगा जमुना स्कूल का मामला सामने आया, वो फिलहाल सभी को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। तो तीन बड़े शहर जो कि निशाने पर थे, आखिर टारगेट क्या थी, क्या निशाना था, क्या इन संदिग्ध आतंकियों का लक्ष्य था, वो भी जरा हम देख लेते हैं। तीन टारगेट इनके थे। देश का डिफेंस सिस्टम, यानी कि देश के सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त करने की एक सबसे बड़ी साजिश ये संदिग्ध आतंकी रच रहे थे, वो भी मध्य प्रदेश में बैठकर, शांति के टापू पर बैठकर, अलग अलग शहरों में रहकर देश के डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने की इनकी प्लानिंग थी। दूसरी, युवाओं का माइंड वॉश करना, जो कि सबसे आसान तरीका इन संदिग्ध आतंकियों के लिए था। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से जिन संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, 14 से 17 साल के नाबालिग सबसे ज्यादा इनके टारगेट पर रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका ब्रेन वॉश करना, उनका माइंड वॉश करना सबसे ज्यादा इजी इन संदिग्ध आतंकियों के लिए होता था। इन्हें बहलाना, इन्हें फुसलाना और उसके बाद आतंकी गतिविधियों की ओर इन्हें धकेलना, ISI से इनका कनेक्शन निकालना, ये सबसे आसान इनका था। तीसरा सबसे बड़ा टारगेट क्या था? मासूम जहनों में जिहाद फैलाना, जो कि हम दमोह की घटना में बेहद आसानी से देख रहे हैं, बेहद आसानी से समझ भी पा रहे हैं। दमोह की जो घटना सामने आई थी, उसके बाद जिहाद को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, और मासूम जहनों में जिहाद पैदा करना सबसे बड़ा लक्ष्य। इसके साथ ही
अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर 3 स्टेप में एक्शन क्या हुआ है। स्टेप में एक्शन भी समझ लेते, देखिए कैसे ये आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध आतंकी धीरे धीरे किस तरह से आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले विश्वास जीतना, और महत्वपूर्ण ये है कि ये जो संदिग्ध आतंकी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये आपके, हमारे, हम सभी के बीच में ही है। हमारे मोहल्ले या हमारे कॉलोनी में ही रहने वाले हैं, जो कि सबसे पहले हमारे घरों के आसपास रह के, हमारे बीच में रह के हमारा विश्वास जीतते हैं। और जब हम उन पर विश्वास करने लगते हैं तो ये अपने पक्ष में करते हैं। ये इस तरह से एक के बाद एक कदम के जरिए, एक के बाद एक एक्शन प्लान करते थे। विश्वास जीतते थे, अपने पक्ष में करते थे और उसके बाद एक्शन के लिए तैयार करते थे। जब व्यक्ति उनके झांसे में पूरी तरह से आ जाता था, जब पूरी तरह से उसका ब्रेन वॉश हो जाता था युवाओं का, उसके बाद ये जिहाद के लिए उकसाते थे, आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाते थे, अपने पक्ष में करते थे और उसके बाद एक्शन के लिए तैयार करते थे। यानी कि एक तरह से मैं आपको समझाऊं कि अगर आपने बुलेट थ्योरी पढ़ी है, बुलेट थ्योरी अगर समझिए तो मैं बताती हूँ। बुलेट थ्योरी यानी कि किसी भी शख्स के दिमाग में अगर आप एक ही बात बार बार डालेंगे, बार बार उसी बात को दोहराएंगे, तो वो व्यक्ति एक बार उस चीज को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, यानी कि फिर एक्शन लेने के लिए उसे तैयार करना। तो ये 3 स्टेप हैं जिसमें एक्शन लेने की एक प्लानिंग की जा रही थी, एक रणनीति ये संदिग्ध आतंकी तैयार कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के जिन अलग अलग शहरों से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, वो हमारे बीच के लोग थे। कोई शिक्षक था, कोई जिम में काम करता था, ये तमाम वो लोग थे जो कि इस संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। ललित। जी हाँ, बिल्कुल जया, आपने ठीक से समझाया और निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा। पहले विश्वास जीतना, फिर उनको समझाना और फिर आगे आगे बढ़ते जाना, उनको एक्शन में उनका इस्तेमाल भी करना। और इस पर हम ज्यादा बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड डीएसपी रवि अत्रेलिया जी जुड़ गए हैं, उनसे सीधे हम चर्चा करेंगे। रवि जी, जो अब तक हमने जाना, जो हमने अब तक समझा, 3 शहर जो है भोपाल, जबलपुर और दमोह की घटनाओं को देखें। हालांकि एनआईए और एटीएस ने इसे विफल कर दिया, इस साजिश को, लेकिन अगर तीनों के कनेक्शन को देखें तो दिखाई दे रहे हैं कि इन तीनों के बीच में कोई कनेक्शन है। ये अपनी साजिश को अंजाम देने की फिराक में, और ये कहा जा रहा है कि 2050 तक ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप पुलिस की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से? बिल्कुल, ये सच है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियों का बढ़ना चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो शहर चुने, भोपाल, जबलपुर और ताजा अभी दमोह, एक निश्चित एक योजनाबद्ध तरीके से ये मध्य प्रदेश में घुसपैठ कर रहे थे और इनका उद्देश्य था हमारे नाबालिग हिंदू बच्चों को बहकाना और उनका इस्तेमाल करना। ये निश्चित ही बहुत गंभीर स्थिति बन रही थी मध्य प्रदेश में। लेकिन हमारा जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था वो सक्षम रहा, सजग रहा और उसने तत्परता से ये कोई अपनी मंसूबे को अंजाम दे पाए, उसे इन्होंने ध्वस्त किया है। मैं ये चाहता हूं कि ऐसी आतंकवादी गतिविधियों पर बहुत सख्ती से अंकुश लगाया जाए, सख्त कानून के तहत इनको दंडित किया जाए। और पहली बात तो ये कि ये जो आपने कहा था कि गुप्त रूप से ये जो अपना बच्चों से मिलते थे और हमारे बीच ही रहते थे, इनको अगर मैं ये कहूं कि स्लीपर सेल जैसे थे, तो अब हमारी मध्य प्रदेश पुलिस को और AIN को भी इस बात को, NIA को भी इस बात को करना पड़ेगा कि वो इन स्लीपर सेलों तक पहुंचने के रास्ते ढूंढे और इन्हें वहीं पर, जैसे हम चारपाई में खटमल को मारते हैं, वैसे ही उनको वहीं धर दबोचे मार डालें। मार डालने से मतलब ये नहीं कि हम एनकाउंटर, अगर परिस्थितियां बनती है तो एनकाउंटर करने में भी हमें गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। और जिस तरह से अपना गंगा जमने वाली जो स्कूल का जो दमोह का प्रकरण है, यह भी अत्यंत गंभीर है। वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को, हिंदू बच्चों को वहाँ की नमाज और वहाँ की संस्कृति से अवगत करा रहे थे, ये निश्चित ही जो अपना HUT जो ग्रुप है उसका ही
बिल्कुल ये एक सर, मास्टर प्लान था कि यहाँ हिंदू बच्चों को जो पढ़ रहे हैं। देखिए एनआईए और एटीएस जो मध्य प्रदेश में फिलहाल है, उसने इन तमाम जो साजिशों को है उनको ध्वस्त कर दिया। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार इस तरह की गतिविधियां बढ़ती जा रही, शायद यही कारण है कि एनआईए को अपना ठिकाना एमपी में बनाना पड़ा है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि आखिर क्या कारण है? मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता था, यहाँ भले ही कोई बड़ी घटना नहीं हुई हो, लेकिन ये जो संदिग्ध थे वो एमपी के शांति के टापू पर बैठकर देश में इस तरह की गतिविधियां चलाते थे। उनको एहसास ये था कि एमपी पुलिस थोड़ी सी कहना चाहिए कि वो ज्यादा एक्टिव इसलिए नहीं क्योंकि हम अपने आप को शांति के द्वीप में समझते थे और बिल्कुल भारत के बीच में, तो उन्होंने कहा कि शायद ऐसा संभव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसे चुना। लेकिन वो भूल गए थे कि मध्य प्रदेश पुलिस हमेशा से इस तरह के षड्यंत्रों को पर्दाफाश करती रही है और उनको पनपने देती है। लेकिन मैं यहाँ पर ये चाहूँगा, मध्य प्रदेश पुलिस से अपेक्षा करूँगा और एनआईए से भी अपेक्षा करूँगा कि वे कम से कम और इस मामले में जुड़ जाए, क्योंकि ये अभी तो छोटा सा ग्रुप पकड़ में आया, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि और भी होंगे, और इन्हें चुन चुन कर ढूंढ कर ध्वस्त करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जी। अच्छा हुआ कि हमने इनको पहले पकड़ लिया, अदरवाइज अगर ये गन गैरेज फैक्ट्री में धमाका करते या और भी बच्चों को बहका के अपने लिए इस्तेमाल करते तो ये हमारे हिंदू बच्चों को आगे करके ही वारदात करवाते और इस तरह से ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती जी। तो जी, ये जरूरी है कि हम इनको बिल्कुल रवि जी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये मॉड्यूल काम कैसे करता है। अभी तक हमने बताया कि उनके इरादे क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, किनको टारगेट कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आतंक के मॉड्यूल का वर्क कैसा होता है। अभी तक हमने ये समझा, अब बताते हैं कि एमपी में आतंक अपनी जो साजिश रच रहा है सिलसिलेवार तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एमपी के जो 3 बड़े शहर है वहां आतंक के आका कैसे अपनी जड़ें जमा रहे थे और किस तरीके से अपने काम को ये अंजाम देते थे। जैसे भोपाल की अगर बात करें, हैदराबाद मॉड्यूल जहां की HUT यानी कि हट अपना काम कर रहा था, धर्मांतरण, लव जिहाद और ये आतंकी कार्रवाई को अंजाम दे रहा था, और जो युवा हैं जो कि धर्म बदलकर मुस्लिम बने वो टारगेट बने थे। सीधे हम अपनी सहयोगी जया जी का रुख करेंगे। जया, ये ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कीजिए अपने दर्शकों को कि कैसे इनका ये जो है काम का तरीका था। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ललित ये समझना कि हिज़्ब उत तहरीर हट की हम बात कर रहे हैं, कैसे काम करता था, इसका मोटो क्या था, लक्ष्य क्या था, वो जरा हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं। देखिए भोपाल हैदराबाद मॉड्यूल हिज़्ब उत तहरीर, जिसे हट के नाम से HUT के नाम से हम जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इसका लक्ष्य था धर्मांतरण करना, लव जिहाद करना और आतंकी कार्रवाई करना। देखिए मोटो क्या था, धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकी, और कहीं ना कहीं इसमें काफी हद तक ये सफल भी हुए थे, क्योंकि पिछले दिनों जो भोपाल से लोग पकड़े गए थे, संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, तमाम दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल और छिंदवाड़ा से 16 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से 8 ऐसे थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था सौरभ, जो कि सलीम बन गया था, और उसे लेकर हर रोज नए खुलासे होते थे। इसके बाद आपको बता दूं कि कई ऐसे युवा थे जिन्होंने युवतियों का भी धर्म परिवर्तन करवाया था। अब एक्शन जरा जान लीजिए, HUT का एक्शन प्लान क्या था। भोपाल के युवाओं का धर्म परिवर्तन करवाना, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं कि इसमें ये सफल भी हुए थे। जिन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया था उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। 16 संदिग्धों में से 8 ने अपना धर्म बदल लिया था, धर्मांतरण कर लिया था, हिंदू से वो मुस्लिम बन गए थे। उसके बाद हिंदू युवतियों से ही इन्होंने निकाह किया और उन्हें मुस्लिम बनाया, हिंदू युवतियों से शादी की, उन्हें मुस्लिम बना दिया। बैरसिया का सौरभ, जो कि धर्म बदलकर सलीम बन गया था, इसे लेकर भी कई बड़े खुलासे हुए थे। छिंदवाड़ा से यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर हैदराबाद तक का नेटवर्क इन्होंने बनाया, और यहां से लेकर वहां तक तमाम युवाओं को अपने ब्रेन वॉश करना, अपनी संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त करना, ये तमाम ऐसे इनके लक्ष्य थे। जाकिर नाइक से प्रभावित उससे सीधा संबंध। ललित जी, चलिए इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे संवाददाता सूरज शर्मा थे। चूंकि जया आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि किस तरह से इनका एक्शन मॉड्यूल काम करता था। सूरज शर्मा इस पूरे प्रकरण पर नज़र बनाए हुए थे। सूरज, क्या कुछ कहेंगे? लगातार अपडेट हमारे पास एक के बाद एक आते रहे, लेकिन इनका जो टारगेट रहता था वो ज़बरदस्त रहते। खासतौर पर अगर भोपाल की बात करें, हट का जो नेटवर्क है वो लगातार छोटे छोटे मॉड्यूल के जरिए वो युवाओं को टारगेट किया करते थे। क्या कुछ कहेंगे?
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल काम कर रहे हैं, चाहे वो जेएमबीयू के हों, चाहे वो एचयूटी के हों, और हाल ही में जिस तरीके से एनआईए ने एक बड़ी रेट में 3 जो आईएसआई संदिग्ध थे उनको गिरफ्तार किया, तो तीनों के बहुत डिफरेंट मॉड्यूल हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है, किस तरीके से देश में अशांति फैलाना है, कैसे देश में इस्लामिक जो कानून है, शरिया कानून, वो लागू करना है, और कहीं ना कहीं बड़े घटनाक्रम को अंजाम देते हुए कैसे लोगों के अंदर डर पैदा करना है। तो मॉड्यूल सबके अलग अलग हैं, लेकिन काम सभी का एक ही है। चाहे हम यदि जेएमबी की बात करें तो हमने कुछ दिन पहले भी देखा जिस तरीके जेएमबी के लोग पकड़े गए थे, हाल ही में एचयूटी में जिस तरीके से उनमें पकड़ा गया था, खासतौर से एक जो मॉड्यूल है वो खासतौर से किस तरीके से उनको कन्वर्जन करते थे, सबसे पहले कन्वर्ट करते थे, और कन्वर्ट करने के बाद एक कट्टरता सिखाते थे, कैसे कि इस्लाम ही सबसे अच्छा धर्म है, दुनिया में सबसे अधिक कोई अच्छा धर्म है तो इस्लाम है, वो फिर कैसे इस्लाम का जो विस्तार करना है उसको लेकर दूसरे लोगों को भी कन्वर्ट करना है। तो ये एक मॉड्यूल पे काम करता था, और कहीं ना कहीं देश में शरिया कानून जो लागू करना है उसको लेकर जो खासतौर से उनके विदेशी आका है, खासतौर से जो दूसरे देशों में बैठे उनके आका है, उनके इशारों पर काम करना। हाल ही में आईएसआई मॉड्यूल की बात करें तो ये कहीं ना कहीं बड़ा विस्फोटक कुछ घटनाक्रम करने वाले हैं। जिस तरीके से खबरें आ रही कि भोपाल जो जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें एक बड़ा धमाका करने की कोशिश कर रहे थे, और मॉड्यूल की बात करें तो वो एक छोटे छोटे बच्चों का गिरोह तैयार करते थे, खासतौर से छोटे छोटे बच्चों का गिरोह तैयार कर रहे थे और एक बड़ा धमाका करने की कोशिश भी कर रहे थे। सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सूरज हमारे संवाददाता भोपाल के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से इनका नेटवर्क काम करता है। तो अब जबलपुर की भी बात कर लेते हैं। संस्कार धानी है जबलपुर, जहां आईसिस अपनी जड़ें तो जमा ही रहा था, साथ ही हिंदुस्तान की मजबूत बाहों को जबलपुर में बैठकर कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इसका एक बड़ा प्लान भी तैयार हो रहा था। हाल ही में पकड़े गए आईसिस के आतंकियों से जो पूछताछ की गई उसमें यह खुलासा हुआ है कि इनका आईसिस कनेक्शन कैसे सामने आया है और कैसे ये हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, आतंकी कार्रवाई कर रहे थे और आक्रामक और कट्टर युवाओं को प्रलोभित कर रहे थे, उनको अपने पक्ष में आमंत्रित कर रहे थे। हमारी संवाददाता हमारे साथ ही जया इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगी ग्राफिक्स के जरिए। जी जया। बिल्कुल, देखिए ललित, जिन शहरों के बारे में हमने बात की उसमें जबलपुर भी शामिल था। संस्कारधानी जबलपुर, यहाँ पर आईएसआई कनेक्शन कैसे इसका निकलकर सामने आया वो जरा हम अपने दर्शकों को बताते हैं। एजेंसी आईएसआई के संदिग्ध, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 26 और 27 मई की वो तारीख थी जब 3 संदिग्ध आतंकियों को जिनका आईएसआई से कनेक्शन था उन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार करना और उसके बाद आतंकी कार्रवाई को, आतंकी गतिविधियों को यहाँ से अंजाम देना। 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और यहाँ से एक हथियारों का जखीरा भी एनआईए की टीम को, एटीएस की टीम को मिला था। आक्रामक और कट्टर युवक, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण जरिया थे। आक्रामक और कट्टर युवक जो अपने धर्म को लेकर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे और उन्हें इकट्ठा किया जाता था। एक्शन, कट्टर युवाओं को संगठित करना, जैसा कि कहा जा रहा है, जो अपने धर्म को नहीं मानते थे या उनका ब्रेन वॉश करते थे, उन कट्टर युवाओं को ये तमाम संदिग्ध आतंकी एकजुट करते थे। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को लेकर दुष्प्रचार करना, इस्लामिक स्टेट बनाने की बात, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात और हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर हमेशा उनके मन में गलत धारणा बैठाई जाती थी, ये कोशिश की जाती थी। देखिए, जबलपुर की हमने बात करी। तीसरा प्रमुख शहर दमोह, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है गंगा जमुना स्कूल की। क्यों हो रही है? गंगा जमुना स्कूल, जहां पर बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, जहां बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाई जाती थी, हिंदू बच्चों को, और यहां पर इस मामले में सबसे ज्यादा खुलासे हो रहे हैं। मोटो क्या था, लक्ष्य क्या था? एजुकेशन जिहाद, यानी कि इस्लामिक शिक्षा। इन बच्चों को, मासूमों के जहन में इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। स्कूल के धर्म जो शिक्षक थे स्कूल के, वो अपना धर्म बदल चुके थे। ये जानकारी भी एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही। तीसरा एक्शन प्लान, शिक्षा के जरिए इस्लाम का प्रचार करना। देखिए, स्कूल जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, यहाँ पर कोई शक ही नहीं कर सकता कि आखिर क्लासरूम में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है। तो ऐसे में मासूम बच्चों के जहन में इस्लाम के बीज बोए जा रहे थे और काफी हद तक जो शिक्षक थे वो सफल भी हुए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे थे जो कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। हिंदू बच्चे कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। हिंदू बच्चों को नमाज पढ़वाना, मुसलमान बनवाना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य था और इसमें ये कामयाब भी हुए थे। ललित, बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त दमोह के संवाददाता मनीष सोनी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि दमोह में तो इनका टारगेट काफी बड़ा था, बच्चों के जहन में जो है वो जहर घोलने का काम भी कर रहे थे, और अभी तो एक नया अपडेट भी आया है कि कहीं से गुप्त रास्ता भी निकला है, वो सीधे मस्जिद तक जाता है। क्या कुछ सामने आया है? आज एक और नया खुलासा हुआ है दमोह के रोज एक नया खुलासा हुआ। बड़ा खुलासा उस समय हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानून गो का एक पत्र सामने आया है, जिसमें इस बात का खुलासा किया है कि जब राज्य की टीम स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी
तो स्कूल के अंदर से एक गुप्त रास्ता पास ही में बनी एक मस्जिद तक जाता था। इस रास्ते का जिक्र आज किया गया है। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को यहाँ पर आयतें सिखाई जाती थी, कलमे पढ़ाए जाते थे, इसका खुलासा पहले ही हो चुका है। कई हिंदू बच्चे जो सामने आए हैं, जो फटाफट इन आयतों को पढ़ते हुए और इस्लामिक जो बातें हैं उनको कहते हुए नजर आए। कुल मिलाकर ये कह सकता है कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में भले ही FIR हो गई हो, लेकिन हर रोज खुलासे हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और सीधे हम रुक करेंगे रिटायर्ड DSP रवि अत्रोलिया जी का, जो कि हमारे साथ बने हुए। रवि जी, आपने सुना होगा ये सारी चीजें हो रही हैं, न केवल महिलाओं को, युवाओं को, बल्कि बच्चों के जहन में भी जहर घोलने का ये काम कर रहे थे। कितना बड़ा नेटवर्क इनका ये काम कर रहा था। जो प्रणाली है हमारी, जो शिक्षण है हमारा, न केवल पुलिस के लिए बल्कि क्या आम लोगों को भी साथ में लेकर कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता आप महसूस करते हैं सर? बिल्कुल सर। शिक्षा में अगर ये मदरसे सिर्फ अपने समाज के बच्चों के लिए वो अपनी धार्मिक शिक्षा दें, वहां तक तो चलेगा। लेकिन अगर इनकी स्कूलों में, जैसे ये गंगा जमुना स्कूल में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें इन बच्चों के साथ उन कार्रवाइयों को, धार्मिक रस्मों जो उनकी खुद के सिखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा शिक्षण संस्थान में हो रहा है तो ऐसे शिक्षण संस्थानों को तो सख्ती से बंद किया जाए। भारत एक कहना चाहिए कि लोकतांत्रिक और सर्वधर्म संभाव वाला देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको मदरसों या ऐसी स्कूलों को हम इतना भी छूट दे दें कि वो अपने धर्म की बातें हमारे गैर मुस्लिम बच्चों को भी सिखाएं। ये आपत्तिजनक है। दूसरी बात ये बता दूं कि जो अभी मैं सुना था कि 2050 तक इनका ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना है, मैं ये फिर बता दूं कि इनका ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आज हिंदू एकजुट हो चुका है, इनकी इन चालों से वाकिफ हो चुका है। चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन कराने की हरकतें हो, इनको रोकने के लिए अब हम सामने आ चुके हैं और हमें आना होगा। एक सामान्य सामाजिक व्यक्ति के रूप में पुलिस और प्रशासन अपने ढंग से इस कार्रवाई को करेगा, जैसा कि मैंने आज सुना कि मदरसों की भी सख्ती से जांच हो रही है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आम लोगों को भी इकट्ठा करने की जरूरत है, एकजुट करने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए जब ये सभी हमारे बीच में रहने वाले संदिग्ध आतंकी थे। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनौतियां कितनी रहेगी इंटेलिजेंस के सामने? हालांकि हम काफी हद तक सफल हो रहे हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी है ये, क्योंकि जो संदिग्ध आतंकी है इंटेलिजेंस से भी एक कदम आगे सोचते हैं, इनका दिमाग एक कदम आगे चलता है। दूसरा सवाल सर मेरा इसमें यह भी रहेगा कि जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी ये निशाना बनाना चाहते थे, क्योंकि यहां से देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की इनकी प्लानिंग थी। तो इस साजिश को कैसे नाकाम किया जाए? मैंने एक बात कही ना कि अभी तक हमने अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से इनको धर दबोचा है और गंभीर घटनाओं को घटने से रोक दिया है। अब इन हालातों को देखते हुए कि चूंकि इन्होंने एक सॉफ्ट इस मध्य प्रदेश को बना रखा था, सॉफ्ट कलर की, यहाँ से वो अपनी बातों को, गतिविधि को संचालित कर पाएंगे, लेकिन ये भंडाफोड़ हो चुका है। और ये हमारे लिए, पुलिस फोर्स के लिए, प्रशासन के लिए चेतावनी है कि हमें लापरवाह नहीं बरतनी है, बल्कि जितनी सख्ती से अब हम हर शहर में, क्योंकि अब ये जबलपुर दमोह तो ठीक है, अन्य छोटे शहरों में भी जाके अपनी घुसपैठ करेंगे, तो हम कोशिश ये करें कि अगर जो नगर सुरक्षा समिति है, ग्राम रक्षा समिति है, ये अपने आसपास उन मोहल्लों में रहने वाले संदिग्धों को सॉर्ट आउट करें, स्थानीय पुलिस को खबर करें और लोकल इंटेलिजेंस भी जो है वो इस बारे में लगातार सूचनाएं संग्रहित करे कि यहाँ पर कौन से संदिग्ध आ रहे हैं, या कोई स्लीपर सेल जो कट्टर मुसलमान जो रहे, जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाया और उनकी अपमान करने की कोशिश करते हैं, उनको निशाने पे ले। कुल मिला के हमें यह कि अब हमें बहुत ज्यादा सजग रहना होगा, तभी हम इनके नापाक इरादों को ध्वस्त कर पाएंगे। ये निश्चित तौर पर सर आपने महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि इंटेलिजेंस तो सजग है, लेकिन इसके साथ ही आम लोगों को सजग रहने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जिन संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है वो आपके हमारे बीच में ही मौजूद थे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सर, बंसल न्यूज से खास बातचीत के लिए और बताने के लिए कि इन आतंकियों का जो नेटवर्क है इसे ध्वस्त कैसे किया जाए, कैसे इनके नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया जाए। ललित। बिल्कुल जया, बिल्कुल आपने सही कहा, और ग्राफिक्स के जरिए हमने लगभग सभी चीज़ें समझाने की कोशिश की कि कैसे ये 3 शहरों में आतंक का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस घटना को विफल कर दिया, लेकिन हमें ये जो चुनौती है स्वीकार करनी चाहिए और आगे सजग रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को और बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही।